हेलो दोस्तों, सुस्वागतम, वेलकम वार ऑफ एस्पायरेंट्स चैनल में। सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे? द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी यूरोपियों का भारत में आगमन। और बहुत सारी चीज़ें का हमने डिस्कशन किया, बहुत सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और लास्ट क्लास में हम किसका डिस्कशन कर रहे थे? पुर्तगालियों का, पोर्तुगीज़ का। और पोर्तुगीज़ में भी हमने कहाँ तक चीज़ें पढ़ ली थी? पोर्तुगीज़ में हमने जो लास्ट बार पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो पहला पुर्तगाली यात्री था वो था वास्को डे गामा, जो 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा था। और उसके बाद जो दूसरा पुर्तगाली यात्री था वो था पेड्रो अल्वारेज। उसके बारे में मैंने आपको समझाया। वो दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो भारत पहुंचा था। तो वहीं से शुरू करते हैं आगे की अपनी इस कहानी को विद मैपिंग। पूरी की पूरी हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मॉडर्न को कवर करेंगे, उसके बाद हम एंशिएंट कवर करेंगे और सबसे बाद में हम मेडिवल को कवर करेंगे। चलो तो फिर आते हैं अपने आज की क्लास पर, आज के मुद्दे पर। देखिए, तो लास्ट क्लास में आप जानते हैं टॉपिक है हमारा क्या? भारत में यूरोपियनों का आगमन, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। और आपने लास्ट क्लास में क्या समझा था? अरे लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि 13 जहाज़ों का बेड़ा लेकर, अ फ्लीट ऑफ 13 शिप्स, 13 जहाज़ों का बेड़ा लेकर कौन आया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया था। और ये जो व्यक्ति था ये दूसरा पुर्तगाली था। कौन था? दूसरा पुर्तगाली आया था भारत। पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। और दूसरा कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये दूसरा व्यक्ति था जो 13 जहाज़ों का बेड़ा लेकर के भारत में आया था। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में भी ये बात हमने डिस्कस की थी। 1500 BC में, 1500 ईस्वी में आया था। चलो अब इससे आगे की कहानी को शुरू कर दें। आ जाइए सरकार। देखिए, वास्को डी गामा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं 1498 में, 1498 ईस्वी में ये भारत आया था। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ ये 1499 ईस्वी में गोवा बंदरगाह से रिटर्न वापस चला गया था। 1499 ईस्वी में ये व्यक्ति वापस चला गया था गोवा के बंदरगाह से। आया तो था ये कालीकट में, लेकिन गया वापस कहाँ था? गोवा बंदरगाह से 1499 में। लेकिन 1502 ईस्वी में ये दूसरी बार भारत आया, सेकेंड टाइम। 1502 ईस्वी में ये आया दूसरी बार, सेकेंड टाइम ये भारत आया था वास्को डे गामा। वास्को डे गामा अगेन केम टू इंडिया इन 1502 AD। और ये सेकेंड टाइम इंडिया में आया था, दूसरी बार भारत में आया था। कुल मिला के वास्को डे गामा तीन बार आया था। अब इस बार तीसरी बार 1524 में आएगा, जब ये यहाँ का वायसराय यानी गवर्नर बन के आएगा। उसी साल इसकी डेथ भी हो जाएगी। लेकिन अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, अभी हम बहुत पीछे हैं। तो अभी धीरे धीरे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 1503 ईस्वी में, 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? कोचीन में। कोचीन कहाँ पर पड़ता है? केरला में। In 1503 AD the Portuguese established their first factory in कोचीन। तो पुर्तगालियों ने जो अपनी सबसे पहली फैक्ट्री थी, याद रखिएगा, भूलना मत ये पॉइंट। 1503 में, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री को कोचीन यानी केरल में स्थापित किया था। सबसे पहली फैक्ट्री इनकी कहाँ लगी? कोचीन में यानी केरल में। आगे बढ़ जाएं अगले पॉइंट। देखिए, आप तो बिल्कुल आसान कर दिया मैंने चीज़ों को आपके लिए। जो भी फैक्ट्स हैं, सीधे जो भी आपको नोट्स करने हैं, मतलब जो भी नोट्स आपको बनाना है वो सीधा सीधा आपकी स्क्रीन पे, और आराम से बाइलिंगुअल, हिंदी में बनाना चाहे आप हिंदी में बना लीजिए, केवल इंग्लिश में बनाना चाहे केवल इंग्लिश में बना लीजिए, और दोनों ही लैंग्वेज में बनाना चाहे तो दोनों में बना लीजिए। आपके लिए बिल्कुल आसानी है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली। कहां पर? कन्नूर में। कन्नूर कहां पर है? फिलहाल तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पड़ता है कन्नूर। और पुर्तगालियों ने जो अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की वो कहां पर स्थापित की? तमिलनाडु के कन्नूर में स्थापित की। इन 1505 द पोर्तुगीज एस्टेब्लिश्ड देयर सेकंड फैक्ट्री इन कन्नूर, तमिलनाडु। उम्मीद है ये तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, वन लाइनर के जैसे पॉइंट है ये, तो आप आराम से इनको तो समझ जाओगे। इनको कोई ऐसी समझाने वाली बात भी नहीं है। आगे बढ़ जाए। देखिए, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, भारत में पुर्तगालियों के साम्राज्य को चलाने के लिए, भारत में पुर्तगालियों का जो साम्राज्य था उसको चलाने के लिए पुर्तगाल के राजा ने, पुर्तगाल की सरकार ने जो सबसे पहले जिस व्यक्ति को भेजा, उस व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगाली सरकार ने, देखिए, राजा जॉन द्वितीय के बाद जो वहां के राजा बने थे, उन्होंने, पुर्तगाल के राजा ने भेजा किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पता क्यों भेजा गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ये कह के भेजा गया था कि आप जाइए और वहां पर हमारे किले यानी फोर्ट स्थापित कीजिए। तो भारत में पुर्तगालियों के साम्राज्य को चलाने के लिए पुर्तगालियों का जो सबसे पहला गवर्नर था वो 1505 में, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को बनाया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा गया। लगभग 1500 आदमियों के साथ ये भारत में आया था। बट इन 1505, चाहे बट हटा लेना यहाँ से, इन 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वॉज मेड द
फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज टू रन द पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को चलाने के लिए जो सबसे पहला गवर्नर बनाया गया वो किसको बनाया गया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम के व्यक्ति को बनाया गया। चलो देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं, आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूं, एक बार फिर से वो चीजों को दिखा देता हूं। देखिए, हम बात कहाँ की कर रहे हैं जनाब? हम बात पुर्तगाल की कर रहे हैं। कहाँ की? पुर्तगाल की। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, बिल्कुल हम बात कहाँ की कर रहे हैं? पुर्तगाल। देखिए ये रहा पुर्तगाल, यहाँ पर है पुर्तगाल। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। मान लो जैसे आप कोई पहली बार क्लास देख रहे हो तो समझ लो ये है पुर्तगाल। इस पुर्तगाल से यहाँ से भेजा गया। और कैसे कैसे आने का रास्ता था? देखो ये ऐसे ऐसे आते थे, साउथ अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से से होते हुए केप ऑफ गुड होप, ये जो बिल्कुल सदर्न पॉइंट है अफ्रीका महाद्वीप का, इसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। और केप ऑफ गुड होप से होते हुए इस तरह से भारत आते थे ये पुर्तगाली। इस तरह से ये भारत आया करते थे, अरब सागर से, यहाँ हिंद महासागर से होते हुए इस तरह से ये लोग पुर्तगाली आया करते थे। ठीक है, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं। आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम बात किसकी करते हैं? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक गवर्नर रहा किसका? पुर्तगालियों का भारत में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में भारत में पुर्तगाल के पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाल इन इंडिया इन 1505। 1505 ईस्वी में सबसे पहला जो गवर्नर था वो व्यक्ति कौन था? वही था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस पर ज्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की यदि हम बात करने की कोशिश करें तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया। और इस किस शर्त पर? यह इस शर्त पर नियुक्त किया गया कि ये दक्षिण पश्चिम भारतीय तट, दक्षिण पश्चिम नहीं, आया बात समझ। देखो देखिए दक्षिण पश्चिम की यदि हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम का मतलब ये होता है कि देखिए जो बिल्कुल इंडिया का मैप है, चलो मैं आपको इंडिया के मैप पे लेके चलता हूँ और फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये भारतीय मैप है, आप देख सकते हैं। अब देखो आप लोग जानते हैं ये जो दिशा है ये वाली, ये नॉर्थ है, ये है नॉर्थ उत्तर, ये ईस्ट है, ये दिशा है ईस्ट पूर्व। ये वाली जो दिशा है ये वाली, ये है साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। ये दिशा इसको आप कहेंगे साउथ यानी दक्षिण। और ये दिशा क्या है? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। इसको एक मिनट इरेज करते हैं। ये है साउथ वेस्ट। ये जो दिशा है ये है साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। और ये वाली जो दिशा है इसको आप ये क्या कह सकते हैं? इसको आप कहेंगे वेस्ट। और इस दिशा को आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। नहीं बस देखो, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। और ये उप दिशाएं हैं कौन कौन सी? ये इसको आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। कहते हैं ना ये वाले जो हमारे स्टेट हैं इनको हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट, ये पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मैं अब आगे सारी की सारी बातें समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है आपको जो मैं बात बता रहा हूँ वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखिए तो यहाँ पर कहा गया है दक्षिण पश्चिम यानी इधर वाले, देखो इधर वाले, यहाँ पर भारत के इस वाले हिस्से के दक्षिण पश्चिम अभी समझाया ना मैंने, इधर वाला। तो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था इस शर्त पर कि वह दक्षिण पश्चिम भारतीय तट पर, कौन से तट पर? दक्षिण पश्चिमी भारतीय तट पर, जो भारत का कौन सा तट है? साउथ वेस्ट वाला जो तट है। कौन सा तट? भारत का साउथ वेस्ट वाला तट। वहां पर क्या करेगा? ये वाला देखो, ये वाला साउथ वेस्ट वाला तट, ये है साउथ वेस्ट तट। देखा ना, ये रहा साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, यही है दक्षिण पश्चिम। इस तट पर किलों की स्थापना करेगा। हालांकि 4 किले, 4 फोर्ट यानी 4 किलों की स्थापना करने के लिए भेजा गया था इसको, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया। वैसे तो इसको भारतीय तट पर, भारत के जो दक्षिण पश्चिमी तट पर 4 किले स्थापित करने के लिए भेजा गया था, लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था वो लगभग 1500 लोगों के साथ, 1500 लोगों के साथ भारत में आया था। और उसके साथ 12 जहाजों के बेड़े, सॉरी 12 नहीं 22 जहाजों के उसके पास बेड़े थे और उनको लेकर वो पुर्तगाल से भारत की तरफ बढ़ा था। इन 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ इंडिया ऑन द कंडीशन दैट ही वुड एस्टेब्लिश 4 फोर्ट्स, कि वो 4 किले स्थापित करेगा ऑन द सदर्न वेस्टर्न इंडिया यानी दक्षिण पश्चिमी भारतीय तट पर, सदर्न वेस्टर्न इंडियन कोस्ट,
एंड फ्रांसिस्को डी अल्मेडा मार्च्ड फ्रॉम पुर्तगाल टू इंडिया विद अ फ्लीट ऑफ 22 शिप्स, यानी 22 जहाजों के बेड़े के साथ विद 1500 मैन, 1500 लोगों के साथ इसने वहां से चलना आरंभ किया और पहुंच गया कहां पर, भारत पहुंच गया। देखिए जिस समय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में आया था उस समय संपूर्ण अरब सागर में पूरे के पूरे अरब सागर क्षेत्र में उस समय किसका एकाधिकार था व्यापार पर, यानी किसके व्यापार पर किसका अधिकार चलता था, व्यापार पर केवल और केवल चलता था अरबों का अधिकार। किसका, अरबों का अधिकार। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का टारगेट ये था, उसका उद्देश्य ये था, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वह किसी न किसी तरीके से व्यापार पर अरबों के एकाधिकार को खत्म कर दे। उस टाइम पे दरअसल क्या था, जो अरब सागर है, अरब सागर में मोस्टली उस टाइम पर अरबों का एकाधिकार चलता था। एकाधिकार को कहते हैं मोनोपोली, क्योंकि और कोई व्यापार नहीं कर सकता था, यही लोग व्यापार करते थे, यही लोग सामान बेचते थे, खरीदते थे। इन्हीं के हाथों में पूरे के पूरा जो व्यापार था उस समय, पूरा का पूरा जो उस समय दक्षिण पूर्वी हिस्सा कह लो या दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा कह लो भारत का, इन सब जगहों पर किसका अधिकार था व्यापार पर, अरबों का अधिकार था, अरब व्यापारियों का अधिकार था। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अब आप लोग ऑलरेडी जानते थे कि पुर्तगालियों के दो उद्देश्य थे भारत में आने के। पुर्तगालियों के दो ही मोटिव थे, एक तो था व्यापार करना, सबसे बड़ा मोटिव ये था, और दूसरा था क्रिश्चियनिटी का यानी ईसाइयत का प्रचार करना। तो जो ये व्यापार करने आए हैं और इनको आकर के यहाँ पर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर तो व्यापार पर अरबों का अधिकार है, तो इनको इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा कि भाई किसी ना किसी तरीके से व्यापार पर अरबों के एकाधिकार को, मोनोपोली को खत्म करे। ठीक है, और वो क्या करना चाहता था, वो चाहता था कि व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार हो, जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उस पर किसका कंट्रोल हो, पुर्तगालियों का कंट्रोल हो। एट द टाइम व्हेन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा केम टू इंडिया, द अरब्स हैड अ मोनोपोली ऑन ट्रेड इन द एंटायर अरेबियन सी रीजन। पूरे के पूरे एंटायर अरेबियन सी रीजन पर किसकी मोनोपोली हुआ करती थी, ट्रेड पर अरब्स की हुआ करती थी। एंड द एम ऑफ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, या ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं हम एम की जगह, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वाज टू समहाउ एंड द मोनोपोली ऑफ द अरब्स ओवर ट्रेड। ये किसी तरह से मोनोपोली जो थी अरब्स की ट्रेड पर, व्यापार पर, उसको खत्म करना चाहता है। ही वांटेड टू मोनोपोली ऑफ द पुर्तगीज, वो पुर्तगालियों की मोनोपोली चाहता था, किस पर, ट्रेड इन अरेबियन सी, अरब सागर क्षेत्र में या हिंद महासागर क्षेत्र में। वो किसकी मोनोपोली चाहता था कि अधिकार हो, एकाधिकार व्यापार पर किसका हो, अरबों का हो। आगे बढ़ जाएं, चलिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हुई हैं, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, देखिए थोड़ा अभी के लिए आपके सामने जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा जो मैं बातें बता रहा हूँ उन पर सुनने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वरना तो वैसे बातें तो आपके सामने लिख रही हैं, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। वहाँ पर केवल फ़ॉन्ट्स पे मत चले जाइए, जो बात मैं कह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए जब भारत में आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो इसने यहाँ कर देखा कि पर यार यहाँ तो ना अरबों का अधिकार है, और यहाँ की जो पूरी की पूरी कंडीशन वो एकदम अलग है। मैंने आपको बताया था ना, वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंडिया को नहीं समझ पाया था। वो तो बहुत दिन तक, तो बहुत टाइम तक तो वो ये सोचता रहा था कि ये लोग भी जो भारत में हैं ये लोग भी क्रिश्चियन हैं, ईसाइयत को अपनाते हैं, वो ये मानता रहा था बहुत टाइम तक। उसको पता ही नहीं था कि यहाँ पर ईसाई है ही नहीं, वो सोचता था ये भी ईसाई हैं, ये भी क्रिश्चियन ही है। अब बात हम इसकी करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की करते हैं। तो जब ये भारत आया था तो यहाँ की जो सर्कमस्टेंसेस थी, यहाँ के जो हालात थे वो बिल्कुल अलग थे। इसने आकर के देखा भाई यहाँ पर ऑलरेडी जो है भारत में अलग अलग सल्तनत, भारत में अलग अलग रियासतें हैं, यहाँ पर क्षेत्रीय राजाओं का भी राज चलता है, ठीक है। और हर तरह के, और उस टाइम पर जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं उस पर मुगल साम्राज्य चलता। अब उस समय दिल्ली में और आगरा में, दिल्ली से आगरा तक मुगल सल्तनत का या मुगल साम्राज्य का शासन चलता था। तो परिस्थितियाँ बड़ी अलग थी जब अल्मेडा भारत आया। तो यहाँ की परिस्थिति को उसने देख करके ये समझा कि भाई ज़मीन पे किले बसाने से, कि यदि मान लो हम भारत के जो दक्षिण पश्चिमी तट है, जो भारत का दक्षिणी पश्चिमी तट है, यदि हम उस पर किले बसा भी लेते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस समुद्री मार्ग पर हमारा कब्जा नहीं होगा तो किले बनाने से कोई फायदा नहीं। किले बनाएंगे तो हो सकता है इन पे तो अरब व्यापारी अटैक कर दें, अरब लोग अटैक कर दें, तो उससे क्या फायदा। तो जब वह भारत आया, अब आते हैं अपनी चीज़ों की तरफ को, जब वह भारत आया तो यहाँ की परिस्थितियाँ देखकर उसे ज़मीन पर किले और बस्तियाँ बसाने की नीति को उसने उचित नहीं समझा। उसे लगा कि देखो डायरेक्ट जाके यहाँ पे किले बना लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि हम इस पूरे समुद्री देखिए आप लोग ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, जितना भी व्यापार होता था, अरब लोग व्यापार करते थे वो समुद्री मार्ग से, हिंद महासागर और अरब सागर में वो व्यापार किया करते थे, ठीक है। तो उसका ये कहना था कि भाई हमें जो सबसे पहले शक्ति बढ़ानी चाहिए अपनी समुद्र में, हिंद महासागर में और अरब सागर में हमें अपनी सबसे पहले शक्ति बढ़ानी चाहिए। तो उसने क्या क्या कहा अल्मेडा ने ये कहा, देखिए हमारे पास किलों पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त आदमी नहीं है, पुरुष नहीं है। तो उसने एक अलग नीति को अपनाया। उसको लगा कि देखो 1500 लोगों के साथ भाई तू भारत आया तो ये लोग तो इनफ है नहीं, ये तो सफिशिएंट है नहीं।
तो उसका ये मानना था कि सबसे पहले समुद्र में अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, न कि जमीन पर किलों के द्वारा। जमीन पर किले बना के क्या करना है। उसका ये मानना था कि यदि हमारे सभी बलों को समुद्र, बलों यानी फोर्स, यदि हमारी सभी फोर्सेस को समुद्र पर रहना चाहिए, हमारी सारी सेना को समुद्र पर रहना चाहिए। जब तक हम समुद्र में शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना बहुत ज्यादा कठिन है। और यदि हमारे पास यह शक्ति नहीं है तो किनारे पर स्थित, भाई किनारा ही है, दक्षिण पूर्वी जो तट है वो किनारा ही तो है, तो किनारों पर स्थित एक किला हमें बहुत कम लाभ देगा, उससे होगा ही क्या। याद रखना, उसकी इसी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, उसकी इसी नीति को शांत जल की नीति कहा जाता है। आपने जरूर सुना होगा ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पर आने के बाद उसकी जो पॉलिसी ये रही, उसका सबसे पहला मोटिव ये रहा था, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा था कि कब्जा करना है हिंद महासागर क्षेत्र पर और अरब सागर पर कब्जा हमें सबसे पहले करना है इसी को, और अरबों को यहाँ से खदेड़ना है, मुस्लिम व्यापारियों को यहाँ से खदेड़ना है। यही इसी को कहा जाता है उसकी शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति, इसी को कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। बट व्हेन ही केम टू इंडिया, सीइंग द कंडीशंस हियर, सी द सर्कमस्टेंसेस हियर, ही डिड नॉट कंसीडर द पॉलिसी ऑफ सेटलिंग फोर्ट्स इन इंडिया। जब वो यहाँ पर आया तो उसने किलों और बस्तियों को बसाने की नीति को उचित नहीं समझा, बट ही एडॉप्टेड अ डिफरेंट पॉलिसी, उसने एक अलग नीति को अपनाया। कहते हुए स्टेटिंग दैट पुर्तगाल डिड नॉट हैव इनफ मैन टू ऑक्यूपाई मैनी फोर्ट्स, कि हमारे पुर्तगालियों के पास जो बहुत ज़्यादा इनफ शक्तिशाली लोग, इतने लोग नहीं हैं कि वो जो किलों को जो है ऑक्यूपाई कर सकें। He believed that firstly he should increase his power in the sea. सबसे पहले उनको समुद्र में अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, and not by forts on land. जमीन पर किले बनाने से क्या होने वाला है। He believed that all our forces should live on the sea until we become powerful in the sea. जब तक कि हम समुद्र में मजबूत नहीं हो जाते तब तक हमें अपनी शक्ति को केवल और केवल कहां पर बढ़ाने पर फोकस करना पड़ेगा, समुद्र में ही अपनी शक्ति को बढ़ाना फोकस करने का। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश अवर एम्पायर इन इंडिया, अन्यथा भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। एंड वी डू नॉट हैव दिस पावर, और यदि हमारे पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम समुद्र में अपनी शक्ति को बढ़ा सकें, देन अ फोर्ट ऑन द एज, एक किनारे पर बनाया गया फोर्ट गिव अस अ वेरी लिटिल बेनिफिट। यदि हम किनारे पर एक बना भी लेते हैं, इन किनारों पर कुछ फोर्ट बना भी लेते हैं, तो वो हमें बहुत ही ना के बराबर बेनिफिट देंगे, बहुत ही कम लाभ देंगे। एंड दिस पॉलिसी ऑफ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इज कॉल्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही है। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको सीधी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको नोट्स में देखिए। कई बार क्या होता है, ये मैंने पीछे ये बात नोटिस की कि जब मैं सीधे ऐसे बिना आपको चीज़ें टाइप किए ऐसे बता देता हूँ, तो फिर उसको लिखने में दिक्कत आती है, बार बार वीडियो पॉज होती है। अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर एक बार वीडियो पॉज करेंगे तो आराम से जो भी चीज़ें नोट्स हैं आप आराम से जिस भी लैंग्वेज में चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, और चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, तो ये तरीका मुझे थोड़ा बेटर लगा। और यदि आपके माइंड में कोई और तरीका बेटर है तो आप लोग उस तरीके को बता दीजिएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में समझा। और याद रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जो है नीली जल नीति है, ये जो इसी को कहा जाता है शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव था अरब सागर और हिंद महासागर पर अधिकार करना। इस ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य क्या था कि अरब सागर पर और हिंद महासागर पर अधिकार करना और अरबों को हराकर व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा में से यहाँ पर लिख लेना, वॉज टू टेक कंट्रोल ऑफ द अरबियन सी एंड द इंडियन ओशन। किस पर अधिकार करना, अरबियन सी पर और इंडियन ओशन पर। एंड गेटिंग अ मोनोपोली, और एकाधिकार प्राप्त करना ट्रेड बाई डिफीटिंग, भाई यहाँ पर लिखना डिफीटिंग अरब्स, गलत टाइपिंग है, बाई डिफीटिंग अरब्स। ठीक है, एंड गेटिंग अ मोनोपोली ऑन ट्रेड बाय डिफीटिंग अरब्स। डिफीटिंग बाय, ठीक है, सही है, वो ऑलरेडी सही, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए। अपनी शक्तिशाली नौसेना के द्वारा पुर्तगालियों ने अरबों को पराजित किया और हिंद महासागर पर अधिकार कर लिया। आप लोग तो ऑलरेडी जानते हैं। देखिए, एक बात को ध्यान से समझिए, मैंने आपको क्या समझाया था। जब हमारी स्टार्टिंग वाली क्लास हुई थी तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा था ये पहली जो क्लास होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि वहाँ पर पूरी की पूरी भूमिका बनाई जाती है। याद है आपको, मैंने आपको क्या कहा था कि 15वीं शताब्दी आते आते यूरोप में, स्पेशली पुर्तगाल में, बहुत बड़े स्तर पर जहाज़ों का निर्माण शुरू हुआ था। जो जहाज़ थे, पानी के जहाज़, उनका निर्माण शुरू हुआ था। और आप खुद सोचिए, जब जहाज़ों का निर्माण शुरू हुआ था तो इनकी नौसेना ऑलरेडी पहले से ही मजबूत थी।
जबकि हिंदुस्तान में जितने भी स्थानीय राजा थे या जो बड़े बड़े राजा थे उनकी नौसेना इतनी मजबूत थी ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी शासक नहीं था जिसकी नौसेना मजबूत हो। नौसेना किसी की भी मजबूत नहीं थी, यानी नेवी किसी की मजबूत है। और इनकी नेवी बहुत ज़्यादा मजबूत थी क्योंकि इनके यहाँ पर 15वीं सेंचुरी में ही जहाज़ों का निर्माण का कार्य बहुत बड़े लेवल पर शुरू हो चुका था। हेनरी द नेविगेटर का आपने नाम सुना होगा। उनको खोजों के लिए जाना जाता है। उनके मन में हमेशा यही होती थी कि कुछ ना कुछ नई खोज की जाए। इसीलिए सबसे पहले, और आप जानते हैं जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी होती है, और इनको आवश्यकता भी थी ट्रेड की। इनका ट्रेड बंद हो चुका था क्योंकि ओटोमन एम्पायर ने इनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। जो पहले एशिया तक आते थे या साउथ एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तक आते थे, वे सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। तो इनको आवश्यकता भी थी, इसीलिए इन्होंने एक नया जलमार्ग खोजा भारत तक आने के लिए। बात ही समझ। तो इनकी नेवी पहले से ही बहुत ज़्यादा मजबूत थी। तो अपनी शक्तिशाली नौसेना के द्वारा पुर्तगालियों ने अरबों को पराजित कर दिया और हिंद महासागर पर अधिकार कर लिया। द पोर्तुगीज डिफीटेड द अरब्स थ्रू देयर पावरफुल नेवल एंड टुक कंट्रोल ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन पर किसका अधिकार हो गया? पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। और याद रखना, इसके बाद से जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य था उसको कहा जाने लगा क्या? अस्तादो द इंडिया। याद बात आई समझ। पुर्तगाली लोग जो थे, पुर्तगाली लोग भारत में जो उनका पुर्तगाली साम्राज्य था उसको कहते थे अस्तादो द इंडिया। इसका मीनिंग होता है स्टेट ऑफ इंडिया। इसका मीनिंग क्या होता है? स्टेट ऑफ इंडिया। पुर्तगालियों का स्टेट ऑफ इंडिया। एंड आफ्टर दिस द पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसको क्या कहा जाने लगा? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को कहा जाने लगा एस्तादो द इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और पुर्तगाली स्वयं को सागर का, भाई सागर का स्वामी क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इन्होंने हिंद महासागर को जीत लिया। अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र पर इनका अधिकार हो गया। तो ये लोग स्वयं को क्या कहने लगे? द लॉर्ड ऑफ द ओशन, सागर का स्वामी कहने लगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पुर्तगालियों ने भारत को क्या नाम दिया? या कई बार तो ऐसे पूछा गया पुर्तगालियों ने भारत को क्या नाम दिया है। कई बार ऐसे पूछा गया कि पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में क्या कहा जाता था? एस्तादो द इंडिया। याद रखना, भूलना मत ये बात। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आप लोग ऑलरेडी मैंने बताया कि ये 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहा। फ्रॉम 1505 एडी टू 1509 एडी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। और 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाल से वापस चला गया। उसके बाद उसकी 1510 ईस्वी में मृत्यु भी हो गई थी। वो बाद की बात है। यहाँ से भारत से गया तो इसकी बात हुई खत्म। 1509 में जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वेंट बैक टू पुर्तगाल इन 1509 एडी। 1509 ईस्वी में कहाँ चला गया? वापस चला गया भारत से। तो ये हमने अब तक किसके बारे में पढ़ा? ये हमने अब तक पढ़ा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में जो दूसरा गवर्नर बनकर के आया, वो बनकर के कौन आया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हालांकि बनकर के क्या आया तो 1503 ईस्वी से यहीं पर रहता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो पुर्तगालियों का भारत में जो दूसरा गवर्नर बना दिया, वो किसको बना दिया गया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को बनाया गया। आफ्टर दिस द पोर्तुगीज हु बिकेम द सेकंड गवर्नर इन इंडिया, दैट वाज अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। कौन व्यक्ति बना? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को अगला भारत में दूसरा गवर्नर, पहला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर भारत में कौन बना? अल्फांसो डी अल्बुकर्क बना। इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात की जाए तो ये 1509 से लेकर के अपनी मृत्यु 1515 ईस्वी तक यहाँ पर क्या रहा? गवर्नर रहा। वायसराय का भी यूज कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में यदि पूछ ले जाए ना कि दूसरा वायसराय कौन था पुर्तगाली, तो वायसराय भी यदि कह दें तो आप लोग घबराइएगा मत। उसमें भी आंसर यदि पूछे बताइए दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो आपका आंसर अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। पहला वायसराय पूछे कि पहला पुर्तगाली वायसराय, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। इन चीज़ों से घबराते नहीं है, क्योंकि देखिए एग्जाम में हमें प्रदर्शन करना होता है अपनी बुद्धिमत्ता का। अल्फांसो डी अल्मीडा के बाद दूसरा गवर्नर बना अल्फांसो डी अल्बुकर्क। The second governor becomes, ये becomes यहाँ पे आएगा, the second governor becomes after Francisco de Almeida was Alfonso de Albuquerque। ये सही कर लेना, यहाँ से करना स्टार्ट। The second governor becomes the second governor after Francisco de Almeida becomes, या यहाँ लगा लेना becomes, ठीक है, यहाँ पे लगाना डैश अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ओके, चलो आगे बढ़ जाइए जी। देखिए, पुर्तगालियों को भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में जो उभारने का श्रेय दिया जाता है। अच्छा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। इससे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब था, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताने की कोशिश करता हूँ, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना। देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब तक तो था, उस टाइम तक पॉलिटिकल पावर जो थी वो इंक्रीज़ नहीं हुई थी पुर्तगालियों की।
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब तक यहाँ पर रहा उसने वो उलझा रहा किन के साथ, वो व्यापार में समुद्री मार्ग जो था या समुद्र पर अधिकार करने में उलझा रहा। अब खुद सोचिए, उसका जो ज़्यादातर टाइम था वो ज़्यादातर टाइम हिंद महासागर और अरब सागर के क्षेत्र में लड़ाइयों में ही निकल गया। तो भारत में वो अपनी पॉलिटिकल पावर को तो बढ़ा पाने में सक्षम हो ही नहीं पाया, क्योंकि उसका जो मोस्ट ऑफ द टाइम था वो तो सारा का सारा समुद्री क्षेत्र पर ध्यान में गुजर गया कि समुद्री क्षेत्र पर ध्यान देना है, समुद्री क्षेत्र पर उसको अधिकार करना था। इन सारी की सारी चीज़ों में किस तरह से व्यापार को बढ़ाना है, किस तरह से व्यापार करना है, इन सारी की सारी चीज़ों में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का टाइम गुजर गया। वो राजनीतिक या पॉलिटिकल तरीके से भारत में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया था, लेकिन पुर्तगालियों को भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में जो उभारने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। द क्रेडिट फॉर रेजिंग द पोर्तुगीज एज अ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया गोज टू अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उम्मीद है आपको ये बातें जो है जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही होंगी। और इसी व्यक्ति ने भारत, इसी को वैसे वास्तविक संस्थापक, इसको ही वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का। खैर चलिए आगे समझने की और कोशिश करते हैं। अच्छा, अल्फांसो नाम के से मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये अल्फांसो जो नाम आया आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, आपने सुना होगा। अल्फांसो जो होता है वो आम की एक वैरायटी होती है। अल्फांसो आम की एक वैरायटी होती है, और याद रखना भारत में जो आम की सबसे अच्छी किस्मों में से, भारत में जो आम की सबसे अच्छी वैरायटी में से एक मानी जाती है उसको अल्फांसो की ही कहते हैं हम। इंडिया में जो मैंगोज है, मैंगोज की जो सबसे अच्छी वैरायटी में से एक मानी जाती है वो क्या कहलाती है? अल्फांसो ही कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसका नाम अल्फांसो क्यों है? क्योंकि इसी व्यक्ति ने भारत में अल्फांसो आमों की खेती शुरू की थी। इसी व्यक्ति ने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही भारत में अल्फांसो नाम के आमों की खेती शुरू की थी, और इसीलिए इसी के नाम पर उसकी वैरायटी का नाम रखा गया है अल्फांसो। अल्फांसो इज द वैरायटी ऑफ मैंगो। द बेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो इन इंडिया इज अल्फांसो, and this person started cultivating Alfonso mangoes in India. Therefore, the variety of mango is named after him. इसीलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है, इस किस्म का नाम रखा गया है। और याद रखना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत, मैंने बताया ना अभी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत में माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। ये पॉइंट याद रखना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। भूलना मत ये बात कर दी मैंने आपको अल्फांसो वैरायटी के। तो देखो अल्फांसो वैरायटी काम ऐसे होते हैं, ऐसे ही दिख रहे हैं आप। ये अल्फांसो, इसी को कहते हैं अल्फांसो वैरायटी। अल्फांसो किस्म की वैरायटी यही होती है जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पर है, और एक बहुत ही बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। इसको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वैरायटी माना जाता है आमों की। देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, यही है वो अल्फांसो मैंगो। देख लो ध्यान से, अलग अलग एंगल से देख लो। खैर चलो आगे समझाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे की यदि बात की जाए तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके बारे में, इसके विषय में, वो ये हैं कि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने, बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाही वंश का बीजापुर का जो शासक था, उससे गोवा को जीत लिया। बीजापुर का जो शासक था उस समय यूसुफ आदिल शाह, उससे इसने किसको जीत लिया? गोवा को जीत लिया। और इसके बाद से गोवा जो था वो पुर्तगालियों के अधिकार में आ गया। और इसने कोचीन कहाँ पर है? केरल में। और इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया, अपना जो हेडक्वार्टर था, जो इसने अपना, जो ने पुर्तगालियों का जो सबसे पहला मुख्यालय बनाया, इसने कोचीन को बनाया। कोचीन कहाँ पर है? केरल में है। अल्बुकर्क conquered गोवा इन 1510 AD फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह, द रूलर ऑफ बीजापुर। बीजापुर का जो सुल्तान था उस समय, उससे इसने छीन लिया किसको? गोवा को छीन लिया। एंड सिंस देन गोवा केम अंडर पोर्तुगीज अथॉरिटी। उसके बाद से ही गोवा जो था वो किसके अंडर में आ गया? किसके अंडर में आया? वो आ गया पुर्तगालियों के अंडर में। एंड ही मेड कोचीन हिज, एक एस ज़्यादा लग गया है, HIS आएगा, टाइपिंग में गड़बड़ है। ही मेड कोचीन हिज हेडक्वार्टर। उसने अपने कोचीन को अपना क्या बनाया? अपना हेडक्वार्टर बनाया। चलिए आगे समझते हैं, आगे की बात देखते हैं। इसके बाद 1511 ईस्वी में, 1510 में तो गोवा जीत लिया। इसके बाद 1511 ईस्वी में 1511 में अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मंडी मलक्का, कहां पर है ये? मलेशिया देश में है, इस पर अधिकार कर लिया। दक्षिण पूर्वी एशिया की, चलो लेके चलता हूं मैप पे। अब आ जाओ यहां पर, थोड़ा जूम, और अब आ जाइए यहां पर। आप लोग ऑलरेडी, अभी मैंने आपको दिशाओं के बारे में समझाया। देखिए ये ऊपर उत्तर, ये पूर्व, और ये दक्षिण। और ये वाली दिशा कौन सी? दक्षिण पूर्व। और ये दक्षिण पूर्व एशिया की जो दिशा है, यहां पर देखिए यह देश मलेशिया,
उस समय यहाँ की सबसे बड़ी जो मंडी थी मलेशिया में है मलक्का, आज सिटी का भी नाम है इसके नाम पर मलक्का। मलक्का जो थी सबसे बड़ी मंडी हुआ करती, बहुत व्यापार हुआ करता था यहाँ से, बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। और इस पर कब्जा कर लिया किसका, किसका कब्जा हो गया इस पर, पुर्तगालियों का, पुर्तगीज का कब्जा हो गया इस पर। मलेशिया में है मलक्का। उम्मीद है आप लोगों को जो बातें मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही है। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मंडी थी ये मलक्का और मलेशिया में स्थित है। इस पर क्या अधिकार कर लिया। इन 1511 AD अल्बुकर्क टुक कंट्रोल ऑफ मलक्का इन मलेशिया, द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। उस समय साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट थी। और इसके बाद 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। इन 1515 AD अल्बुकर्क टुक कंट्रोल ऑफ द पोर्ट ऑफ होर्मुज इन पर्शियन गल्फ। आ जाओ चलो एक बार फिर से मैं आपकी तरफ लेके चलता हूँ। ये यहाँ आ जाओ, देखो ये इंडिया है, देख रहे हो, अनुमान लगा लीजिए। और ये है, देखो ये देखो, ये है गल्फ ऑफ पर्शिया, ये देख रहे हो, ये है गल्फ ऑफ पर्शिया, यही है। और यही है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, इसी को फारस की खाड़ी कहा जाता है, गल्फ ऑफ पर्शिया कहा जाता है। इसी गल्फ ऑफ पर्शिया में इस होर्मुज बंदरगाह, इसी गल्फ ऑफ पर्शिया में स्थित था ये होर्मुज बंदरगाह। इस पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उम्मीद है आपको ये सब चीजें जो हैं अच्छे समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इतनी, ठीक है। और देखो आगे और पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था उसने क्या किया, भारत में वो चाहता था कि भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि इसका एक उद्देश्य ये भी तो था, व्यापार तो था ही था, इसके साथ ये चाहते थे कि ईसाइयत की भी, क्रिश्चियनिटी की भी प्रचार हो, क्रिश्चियनिटी का भी प्रचार हो, ईसाइयत का भी प्रचार हो। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, कि जिससे कि पुर्तगालियों की जो संख्या पॉपुलेशन है वो बढ़ जाए और इनकी बस्ती बन जाए, कि हम बस्ती बना सकें, भाई कॉलोनी बना सकें। इस उद्देश्य से इसने निम्न वर्ग के पुर्तगालियों को, समझ में आ रही है, इसने यानी लोअर क्लास के पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसके अलावा अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों की भी भर्ती करनी शुरू कर दी, इंडियन लोगों की भी। अल्फोंसो द अल्बुकर्क एनकरेज लोअर क्लास पुर्तगीज टू मैरी इंडियन वुमेन with the objective of या with the aim of increasing the number of Portuguese in India, पुर्तगालियों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए भारत में, and settling their permanent settlements या settling their permanent colonies लिखना यहाँ पर, permanent colonies and settling their permanent colonies. Albuquerque also recruited Indians in its army, अपनी सेना में उन्होंने भारतीयों की भी भर्ती करनी भी शुरू की थी। बात आई समझ, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। और मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि पुर्तगालियों के भारत में आने के दो उद्देश्य थे। पहला था ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना, और दूसरा उद्देश्य इनका था ईसाई धर्म का प्रचार करना। अब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ही अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए कहा था कि अब ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय महिलाएं हैं उनके साथ विवाह कीजिए, शादी कीजिए, और इससे क्या है, जनसंख्या की वृद्धि कीजिए और पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाइए भारत में, तभी कुछ हो पाएगा। The Portuguese had two main objectives of coming to India. The first was doing as much as trade. बिजनेस हटाना भाई यहाँ से, बिजनेस नहीं, बिजनेस अच्छा नहीं लगता है, ट्रेड हटाना, यहाँ पर लिखना ट्रेड इसकी जगह। As much as trade as doing as much as trade as possible. The second was to spread the Christianity in India, या to spread the Christian religion लिख सकते हैं आप ऐसे ही। The order to spread Christianity, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अल्बुकर्क asked the Portuguese to establish matrimonial relations, वैवाहिक संबंध with Indian women, भारतीयों महिलाओं के साथ। इसने क्या कहा अपने पुर्तगाल के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा करिए विवाह भारतीय महिलाओं के साथ, जिससे कि पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ सके। और इसके बाद 1515 ईस्वी में 1515 में डेथ हो गई किसकी, अल्फांसो ड अल्बुकर्क की। 1515 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है, इसकी हो गई मृत्यु 1515 ईस्वी में। इसके बाद की जो कहानी है, इसके बाद एक और बन करके आएगा गवर्नर, जिसका नाम होगा नीनो द कुना, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आप आगे देखेंगे एक बार फिर से तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हम देखेंगे किस तरह से पुर्तगाली और भी बहुत सारी जगहों पर अधिकार करेंगे और फिर कैसे कैसे पुर्तगालियों से उन सारी चीज़ों को छीन लिया जाएगा। ये सारे के सारे डिस्कशन चलते रहेंगे।
और उम्मीद है आप लोग नोट्स जो हैं अपने वो प्रिपेयर करिए, साथ साथ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और चीज़ें आपके सामने साथ साथ चलते रहेंगी। साथ ही साथ ज्योग्राफी भी आपके सामने चली रही है, विद मैपिंग सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ भी अपना ध्यान केंद्रित रखिए और यहाँ भी। चलो फिर अब हम मिलेंगे आप लोगों से अगली कक्षा में, अगली क्लास में, और चलो इट्स ऑल फॉर द डे।